नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जीत के बाद जो उनका आमतौर पर कार्यक्रम होता है, उसी कार्यक्रम में अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को और एक तरीके से पूरे देश को संबोधित कर रहे थे। बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं और इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि हर जीत के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं की, नेताओं की एक और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसके अलावा उन्होंने कई दूसरी चीजें कही हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, क्योंकि बीजेपी ने 3 राज्यों में जीत दर्ज की है, तो ये एक तरीके से हैट्रिक है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, वो भी अगर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जीत लेती है, तो ये भी उनकी एक तरीके से हैट्रिक ही होगी। तो मोदी साहब ने डायरेक्ट तो नहीं कहा है, इनडायरेक्ट वे में उन्होंने ये कहा है कि अब तो इन 3 राज्यों की जीत के बाद कुछ लोग कहने लगे हैं कि 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए हैट्रिक लगा रहा है, और इस बात की गारंटी इन 3 राज्यों की जीत ने दे दी है। बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। सीधे जुड़ जाते हैं लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार, चिंतक, मनीषी सतीश चंद्र मिश्रा जी के साथ में, और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सतीश जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार दर्शकों को भी नमस्कार। सबसे पहली टिप्पणी तो मैं यही चाहूंगा आपसे, जो अभी नरेंद्र मोदी साहब ने की है, जो उन्होंने कहा है कि ये जो हैट्रिक लगी है, ये 2024 के लोकसभा चुनाव की हैट्रिक की गारंटी है। तो थोड़ा सा जरा हमारे दर्शकों को इस पर टिप्पणी करके समझाइए। हाँ बिल्कुल, मैं इनसे 100% सहमत हूँ। ये भी है कि 2024 की गारंटी ये इन चुनाव के परिणामों ने दे दी, और इन तीनों चुनावों के परिणामों के साथ साथ जो इसमें विशेष रूप से जिसने गारंटी दी है, वो छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम ने दी है। छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम ने दी है, और साथ ही साथ में तेलंगाना, यह छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के जो चुनाव परिणाम है, इन दोनों परिणामों ने 2024 की गारंटी को मोहर लगा दी कि इस पे कहीं कोई उलटफेर या बदलाव नहीं होना है। 2024 में नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, धूमधाम से आ रहे हैं, और 303 के पार, वो जो 350 या 400 तो एग्जीगरेशन हो जाएगा, लेकिन हाँ 350 के आसपास या उसको पार आराम से कर रहे हैं 2024 में। ये मैं उनकी बात से सहमत हूँ। और चारों चुनाव तो वही है, लेकिन मैं उसमें विशेष रूप से छत्तीसगढ़ और तेलंगाना को शामिल कर रहा हूँ। उसका कारण बता दूं ओंकार जी। जी। छत्तीसगढ़ में कोई कल्पना नहीं कर रहा था कि भाजपा वहां पे चुनाव जीतेगी। ये कोई कल्पना नहीं कर रहा था। सारे एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल, और उसके अलावा मैं स्वयं जो हूँ ये मान रहा था कि भूपेश बघेल वहां पे रिपीट कर जाएंगे, और भाजपा और राजस्थान, मध्य प्रदेश भाजपा जीत लेगी। लेकिन एक जो वहां का जो बड़ा बदलाव आया, हेलो जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, हाँ, तो जो बड़ा बदलाव आया है, वो जिसपे अभी कोई चर्चा नहीं कर रहा मीडिया में किसी प्रकार से, मेरे ख्याल से जानबूझकर उस फैक्टर को डाउन प्ले कर रहे हैं। दूसरे है कि ओंकार जी, छत्तीसगढ़ में चुनाव क्यों जीती भाजपा? कि जब भाजपा के संगठन के ये तो 5 साल में कभी उन्होंने कोई बड़ा वहां पे कोई स्थानीय जो नेतृत्व है प्रदेश का, वहां कोई बड़ा चेहरा नहीं समझ में आया, न कोई आंदोलन हुआ, निर्द्वंद होकर एक तरह से राज करते रहे भूपेश बघेल, और जो चुनाव परिणाम है सफाया कर दिया। और जैसे ये लाडली बहना की बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो फ्रीबीज की तो वहां पे भूपेश बघेल ने झड़ी लगा रखी थी, लेकिन उसके बाद बहुत बुरी हार हुई है भूपेश बघेल की। तो मेरा ये मानना है कि इन चारों राज्यों में हिंदुत्व का फैक्टर बहुत उसने अंडर करंट का काम किया है, जिसको बहुत बढ़िया तरीके से लीड किया प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह या अन्य राज्यों में अलग अलग क्षेत्रीय छत्रपों ने। उसका ये परिणाम है। ये इसको मैं थोड़ा तेलंगाना के संदर्भ में समझा दूं, तो उससे छत्तीसगढ़ का भी अपने आप स्पष्ट हो जाएगा
कि जरा देखिए 1 से 10 सीटें हुई है भाजपा की वैसे बड़ी उपलब्धि, लेकिन अगर आप संख्या बल की बात करिए 90 सदस्यों की विधानसभा में 10 सीटें कोई मायने नहीं रखती, 8 या 10 हो जाएंगी इनकी सीटें। लेकिन उसमें तेलंगाना का एक ऐसा घटनाक्रम है आज के परिणाम का जो बहुत अभूतपूर्व परिणाम है कि तीसरे नंबर पे आने वाली पार्टी जिसकी जिसकी कुल सीटें 8 या 10 होंगी, उसके प्रत्याशी ने, जो मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी था, उसने सिटिंग चीफ मिनिस्टर को भी हराया, और जो आने वाला चीफ मिनिस्टर का दावेदार था रेवंत रेड्डी, जो स्टेट प्रेसिडेंट था कांग्रेस का, उसको भी हराया। क्या क्या कारण है? मैं पर्सनालिटी पर नहीं मान सकता कि किसी की पर्सनालिटी पर लोग उसको मुख्यमंत्री के विकल्प के रूप में देखेंगे या भावी मुख्यमंत्री के विकल्प के रूप में देखेंगे। तो वो भाजपा का वहां संगठन नहीं है, तो वो हिंदुत्व का जो फैक्टर है वो काम कर रहा है, और उसी का लाभ लेके वहां पे कांग्रेस की सरकार भी बनी है कि केसीआर ने जो है उसने भी मुस्लिम तुष्टीकरण की सारी सीमाएं पार कर दी थी, क्योंकि दक्षिण भारत का था, ज्यादा छोटा राज्य था, तो उसकी खबरें ज्यादा यहाँ आती नहीं थी, ज्यादा चर्चा का विषय नहीं बनती थी। ओवैसी के साथ 2 कदम आगे चल के वो आदमी मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहा था। तो तेलंगाना में भी जनता ने ठान लिया था कि इस आदमी से मुक्ति हमको पानी है, इसको बाहर भेजना है सत्ता के। दूसरा, क्योंकि भाजपा इतना बड़ा संगठन नहीं है, तो उनको लगा कि चलो कांग्रेस है तो इसको विकल्प दो, फिलहाल वो कैसी भी हो लेकिन इससे मुक्ति हमको मिले। उसका परिणाम है कि वहां कांग्रेस की सरकार बन रही है। लेकिन जहां पे उनको सही विकल्प मिला तो उन्होंने सिटिंग चीफ मिनिस्टर को भी नकारा, और आने वाले जो भावी चीफ मिनिस्टर अपने आप को बता रहा था उसको भी नकारा, और उन्होंने भाजपा के उस प्रत्याशी को जिताया उन दोनों के मुकाबले, जिसकी केवल 10 सीटें हैं। तो ये केवल एक हिंदुत्व का फैक्टर था, और वही काम छत्तीसगढ़ में हुआ है, वही काम छत्तीसगढ़ में हुआ है। अन्यथा लोकल लीडरशिप वहां कोई ऐसी नहीं थी जिसने उसको चुनौती दी हो। भूपेश बघेल बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में थे, और सारे ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल भी भूपेश बघेल की जीत की ही 100%। एग्जिट ओपिनियन पोल को तो मैं तो महत्व नहीं देता, लेकिन एग्जिट पोल भी बता रहे थे कि कांग्रेस आ रही है। लेकिन वो जो अंडर करंट था, जो चुप था हिंदू, उसको जब अवसर आया तो उसने सही जगह चोट की। उसके बाद वो चुपचाप अपने घर में बैठ गया कि अब तुमको हम सबक सिखाएंगे। और उसका कारण है ओंकार जी कि पिछले 5-6 महीनों से इन्होंने हिंदुत्व पे प्रहार के आक्रमण करने के, अश्लील अराजक आक्रमण करने का कोई मौका चूका ही नहीं। कभी इन्होंने रामायण को गाली दी, कभी इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास को गाली दी, कभी भगवान राम पे सवाल उठाए, कभी सनातन धर्म पे सवाल उठाए, कहीं गीता पे टिप्पणी, कहीं वेदों पे टिप्पणी। तो ये सारा काम ये वही इंडी गठबंधन कर रहा था जो कांग्रेस के साथ था। कांग्रेस उसमें शामिल रही, और कांग्रेस के नेताओं ने भी यही कुकर्म किया। चिदम्बरम के लड़के ने गाली बकी, मल्लिकार्जुन खड़गे के लड़के ने गाली बकी। तो चूंकि हिंदू हमारे यहाँ मूलतः, हम हिंदू जो है मूल स्वभाव से हिंसक नहीं है, दंगाई नहीं है, आतंकवादी नहीं है कि जाके किसी गर्दन काट दे, तूने हमारे देवता के बारे में ऐसा कैसे कह दिया। क्यों भूलते नहीं है, चीजों को गंभीरता से लेते हैं और अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। और जब अवसर मिला, अभी 3 राज्यों की जनता को जब अवसर मिला है, तो उसने जोरदार थप्पड़ इनके गाल पे मारा है। अभी 2024 में पूरे देश में ऐसे थप्पड़ इनके गाल पे पड़ेगा, तब इनकी समझ में आएगा ये सनातन को गाली बककर, भगवान राम को गाली बककर, तुलसीदास और रामायण को गाली बककर इन्होंने कैसे अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी। भगवान का क्या, उनको गाली देने वाले बहुत रहे, लेकिन इनका नाश पक्का है। और उस कुकर्म ने, इनकी करतूतों ने इनको आज हश्र में पहुंचाया है। तो सबसे पहला कारण तो मैं ये मानता हूं। बहुत सही टिप्पणी आपकी तरफ से। और सतीश जी, हमने देखा है, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे खाड़ी के देशों में हो, यूक्रेन युद्ध के समय यूक्रेन में हमारे भारतीय फंसे हुए हों 22-24 हजार के आसपास, जिनमें अधिकांश स्टूडेंट थे, उनको जिस सफलतापूर्वक और संवेदनशीलता के साथ मोदी सरकार ने निकाला, वो अपने आप में एक कहानी है, अपने आप में बताता है कि इस समय सरकार कितनी संवेदनशील है। इसके अलावा नेपाल में भूकंप हो, तुर्की में जलजला आए, वहां भी हमारी टीमें पहुंच जाती हैं मदद के लिए। जब चंद्रयान 1 विफल हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब के जो इसरो के चीफ थे सिवन, उनको सीने से लगाने के लिए, दिलासा देने के लिए वहां पर थे। विश्व कप में हमारी टीम फाइनल में विफल हो गई, तो भी खिलाड़ियों को दिलासा देने के लिए वो मौजूद थे। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से मजाक उड़ाया, और हर मौके पर वो मजाक उड़ाते हैं,
मेक इन इंडिया का भी, स्वच्छता अभियान का भी, मेड इन इंडिया का भी, जो भी अभियान, जो भी कार्यक्रम नरेंद्र मोदी ने हाथ में लिए, उन सब का मजाक उड़ाना, उनके बारे में दुष्प्रचार करना, चाहे डीमोनेटाइजेशन हो, जीएसटी लागू करना हो, तमाम जितने भी कार्यक्रम थे, यहाँ तक के जो बैंक खाते खुलवाए गए थे गरीबों के, वो भी, इवन कोविड के समय भी मजाक उड़ाया गया था कि हमारी इकोनॉमी जो है तबाह होने वाली है, बेरोजगारी बढ़ने वाली है। मैं इस सवाल पर आना चाहता हूं कि इनकी एक अदनी सी प्रवक्ता रागिनी नायक का ट्वीट था उस दिन कि चले आते हैं मुंह उठा करके, और पनौती ने टीम को हरवा दिया। और उसके बाद राहुल गांधी ने तो कमाल कर दिया, सभा में सार्वजनिक मंच से बोलते हुए प्रधानमंत्री पर पनौती होने का एक जुमला जो है एक तरीके से उछाला। ये समय समय पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री की मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, एक तो ये मानसिकता क्या है, और दूसरे क्या ये अपनी कब्र खोदने का काम नहीं करते हैं? मतदाताओं का रिएक्शन इनकी समझ में नहीं आता है? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं दूसरा मुद्दा यही बताने वाला था कि ये जो प्रधानमंत्री मोदी को इन्होंने अपमानजनक भाषा उनके खिलाफ इस्तेमाल की, तू तड़ाक किया, बाद में पनौती खुलकर मंच पे कह दिया, वो इनको बहुत भारी पड़ा, वो इनको बहुत भारी पड़ा। और जो अभी आपने पूरे कामकाज गिनवाए, जनधन खाते से लेके और उज्ज्वला योजना तक, जो एक लंबी कतार है, तो ओंकार जी 80 करोड़ लोगों को कोविड काल के दौरान से अभी तक 80 करोड़ लोगों को भोजन मिल रहा है। वो गरीब तबका है, वो सबसे गरीब तबका है। 4 करोड़ लोगों को घर, 12 करोड़ लोगों को शौचालय, 10 करोड़ लोगों को घर में गैस, जिनके घर में कभी चूल्हा ठीक से नहीं चलता था उनके घर में गैस, 35 करोड़ एलईडी बल्ब, और कितने करोड़ सौभाग्य योजना के तहत घरों में बिजली, 13-14 करोड़ घरों में नल से जल। तो ये जो गरीब तबका था देश का, पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जिसको घर मिला, जिसको पानी मिला, जिसको बिजली मिली, सड़कें को तो कहने क्या, सड़कों का तो स्वर्णकाल चल रहा भारत का, और जिसको पिछले 3 साल से समझिए 2 टाइम का भोजन निःशुल्क मिल रहा है, वो जब इनको गाली बकते हुए देखता था कि ये प्रधानमंत्री मोदी को गाली बक रहा है, तो वो प्रधानमंत्री मोदी को नहीं देखता था, उसको लगता था ये मुझको गाली दे रहा है, मेरे अभिभावक को गाली दे रहा है, उस आदमी को गाली दे रहा है जो हमारी गरीबी में हमारे साथ, हमारा अभिभावक, हमारा संरक्षक बनकर खड़ा है। तो उसको वही लिया था कि गरीब आदमी, और वो हमारे वो दंगाई किस्म के नहीं है। तो उसको जब अवसर आया तो उसने इनको सबक सिखाया कि अब तुमको सजा देने का अधिकार हमको मिला है, तो हम तुमको कई सजा देंगे कि तुम याद रखोगे। तो वो इनको अभी 3 राज्यों में ये सबक सिखाया है जनता ने। 2024 में इनको और बुरी तरह से सबक सिखाएगी, पूरे देश की जनता सिखाएगी, मगर ये सुधरने का नाम नहीं ले रहा। ये उसी तरह के काम कर रहे हैं कि 100 जूता खाएं तमाशा घुसकर देखेंगे, उस कहावत के चरितार्थ कर रहे हैं। और जब पनौती इन्होंने कहा था, तो ये 3 राज्यों के चुनाव इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि पनौती नरेंद्र मोदी ने, नरेंद्र मोदी देश के दुश्मनों के लिए चुनौती है, बड़ी चुनौती है। पनौती तो तुम हो, और वास्तव में आदमी पनौती तो ये खुद है जो प्रधानमंत्री को अपमानित करता है। पर अभी मैंने कहीं वो फिगर देखी कि 55 चुनावों में से 49 चुनाव ये हार चुका। तो जो आदमी 90% चुनाव अपनी पार्टी को हरवा दे पिछले 10 सालों के अंदर, वो आदमी सबसे बड़ी पनौती अपनी पार्टी के लिए। ये जो चमचे हैं, मूर्ख है, उनकी समझ में नहीं आ रहा, या जो इनके मीडिया का तबका एक है जो इनकी दलाली में लगा रहता वो है, लेकिन आम आदमी तो जान रहा है ना कि ये कर क्या रहा है। और सतीश जी, ये राहुल गांधी हर बार गुड़ का गोबर करता है, और राजनीतिक समझ क्या है, विजन क्या है, ये भी इनकी पार्टी जान चुकी है, समझ चुकी है। मेरा सवाल ये है कि जब से वो 2 साल की सजा स्टे हुई है, तब से जो इंडी अलायंस के घटक दल हैं, जो प्रमुख चेहरे हैं, शरद पवार से लेकर के ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, सब चुप होकर के बैठ गए हैं। क्योंकि जब तक वो सजा माफ नहीं, मतलब स्टे नहीं हुई थी, तब तक तो कांग्रेस का सुर कुछ और था। वो कह रहे थे कि हम प्रधानमंत्री पद पर भी दावा नहीं करेंगे, हमें संयोजक पद भी नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही वो स्टे हुई 2 साल की सजा, उसके बाद कांग्रेस का पूरा सुर ही बदल गया। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि नीतीश बाबू भी
कांग्रेस नेतृत्व की, उसकी रीतियों नीतियों की और इंडिया अलायंस के प्रति अगंभीरता की आलोचना कर चुके हैं। ममता बनर्जी तो एकदम चुप ही हैं और अरविंद केजरीवाल ने रायता बिखेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इनका एक नेता पंजाब में 8 साल पुराने केस में गिरफ्तार करके। तो ये इंडिया अलायंस का अब भविष्य क्या देख रहे हैं और क्या यहां से किसी तीसरे मोर्चे की संभावना आप देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, असंभव मानिए उसको। और ये जो इस चुनाव के परिणाम के बाद तो और ज्यादा खुलकर आ जाएगी इनकी जो दरार है, टूटन है। उसका कारण है, देखिए, इस चुनाव के एक जो दूसरा पहलू है कि ये इसीलिए चुनाव तो परिणाम अभी समझिए बाद में आए, इससे पहले ही वो टूट के बिखर चुका था। कहाँ गिरा, कौन किस कोने में गिरा, कांग्रेस ने किसी को अपने साथ नहीं लिया। उसका यही कारण था कि उत्तर प्रदेश में किसी भी कीमत पर अखिलेश यादव कांग्रेस की एंट्री नहीं होने देंगे, क्योंकि यहाँ पे अखिलेश यादव के पास जो राजनीतिक पूंजी है वो केवल माई समीकरण जिसकी हम लोग बात करते हैं, मुस्लिम प्लस यादव, 18-20% मुस्लिम और 8-9% यादव, और का समाजवादी पार्टी का जो वोट प्रतिशत है वो वही 28-30% के बीच में घूमा करता है। और अभी जो अगर कांग्रेस यहाँ जीत जाती है, कांग्रेस को जरा सी भी मजबूती आती है, पूरे के देश में लड़ेगी वो के एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में, तो वो एक मैं यहाँ यूपी में महसूस कर रहा हूँ कि मुसलमानों का एक झुकाव कांग्रेस की तरफ होना शुरू हुआ है। और अगर वो ज्यादा प्रचंडता से आए, अखिलेश यादव को ने सरेंडर किया, तो वो पूरा मुस्लिम वोट बैंक वो सिमट एक तरफ कांग्रेस के झोली में चला जाएगा। समाजवादी पार्टी फिर वही 9-10% की पार्टी बनकर रह जाएगी। ये कभी नहीं चाहेंगे समाजवादी। और ओंकार जी, आपने गौर किया होगा, अभी 3-4 दिन पहले वो एक कैंपेन शुरू हो गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। इसमें राम गोपाल यादव ने भी कहा, शिवपाल यादव ने भी कहा, और इनके प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कोई युवा चेहरा होना चाहिए और अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होना चाहिए। तो अच्छे से वो जानते हैं कि ये बेकार की बात है, लेकिन वो जानबूझकर ये जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, राष्ट्रीय स्तर पे हम भी प्लेयर है और हम भी प्रधानमंत्री हो सकते हैं, ताकि कांग्रेस घुसपैठ न कर पाए। तो ये भाजपा से लड़ने की तो बाद में सोचेंगे, ये अपने अस्तित्व की लड़ाई दोनों में आपस में होनी है। और कांग्रेस को किसी भी कीमत पर अखिलेश यादव यहाँ पे स्पेस नहीं देंगे। तो जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, जहां 80 लोकसभा की सीटें हैं, पहली बात तो वहीं से लात जूता शुरू हो जाएगा। तो उसी लिए एक तरह से अखिलेश यादव ने चुनौती भी दे दी है कि मैं जो हूँ अब की रायबरेली और अमेठी में भी कैंडिडेट खड़े करूंगा। तो बहुत ज्यादा बार्गेन करके अगर पसीजी समाजवादी पार्टी, तो इतनी कांग्रेस को छूट मिलेगी कि आओ अमेठी और रायबरेली में हम अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा करेंगे। तो यहाँ पे इनका कुछ होना नहीं है। ममता बनर्जी 1 इंच जमीन अपनी नहीं देगी कलकत्ता में, उसको मालूम है कम्युनिस्टों के साथ है। तो दूसरा जो सबसे बड़ा प्रदेश है 42 लोकसभा सीटों के साथ, वहां काम इनका खत्म, कोई मतलब नहीं है। महाराष्ट्र में आई है तो मेरे ख्याल से कल ही मैं देख रहा था, अजीत पवार ने उस चुनावी हलचल में उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि अजीत पवार का वो जो बयान है शरद पवार को लेकर कि ये अगर इस्तीफा देना है तो एक बार देके जाए, ये बार बार नौटंकी क्यों करते हैं। तो इस तरह से खुलकर शरद पवार के खिलाफ अजीत पवार का बोलना ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो महाराष्ट्र में गठबंधन पहले ही 3-13 हो चुका है। बचा वो शिवसेना, तो उसकी हालत आज की तारीख में यह है कि वो कहावत है कि बाप पूत नाती यही 3 बाराती, इसके अलावा चौथा आदमी नहीं उनके पास। संजय राउत, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे। तो महाराष्ट्र में कुछ कांग्रेस के पास है नहीं, अकेली है। चौथे नंबर की पार्टी थी, अगर आप वैसे करिए तो चौथे नंबर की पार्टी वहां क्या क्या कर लेगी, और उससे कोई बनना नहीं है। ले देके इनका एक बिहार में जो है वहां ये कितना क्या बनाते हैं, क्या बिगाड़ते हैं, और वहां पे नरेंद्र मोदी का मैजिक के सामने ये कौन सा नाटक प्रस्तुत करते हैं, इस पर डिपेंड करेगा। बाकी शेष भारत में इनका कोई मतलब नहीं है। तमिलनाडु की बात करिए तो वहां पे ये वैसे ही अप्रासंगिक है। स्टालिन की दया पे इनको मिल जाती थी 1-2 सीटें, और अब की स्टालिन का मुकाबला वहां अन्नामलाई से होगा, जो भाजपा ने वहां पे तैयार किया कैंडिडेट। तो रोचक लड़ाई होगी। तो तमिलनाडु में कांग्रेस का गठबंधन होता है नहीं होता कोई मतलब नहीं है, वो अकेले स्टालिन से ही लड़ना है भाजपा को। तो यही 4-5 प्लेयर थे बड़े जिनका जिक्र होता था और जिनके गठबंधन की बात होती। तो मैंने यूपी और बंगाल तो आपको स्पष्ट बताया कि वहां कुछ नहीं होना, वहां यही क्षेत्रीय दल अकेले लड़ेंगे। महाराष्ट्र में कोई ऐसा बचा नहीं जिसके साथ समझौता करके कांग्रेस को कोई बड़ा फायदा होने जा रहा हो।
एक स्टालिन है, तो वहां पे कांग्रेस की कोई ताकत नहीं है कि ये साथ जाएं या ना जाएं। वहां पे अन्नामलाई की भाजपा की तरफ से बेहतरीन दावेदारी पेश करेंगे और ये उम्मीद की जा रही है कि स्टालिन को झटका लगेगा। और सतीश जी, जब से ये एग्जिट पोल आए थे, बल्कि ओपिनियन पोल में भी जिस तरह के खेल होते हैं उससे हम और आप परिचित हैं बहुत अच्छे तरीके से, पर एग्जिट पोल के बाद से तो सोशल मीडिया पर और जो लुटियन मीडिया का हिस्सा है वो सब कुछ ज्यादा ही उछल रहे थे। और जो कांग्रेस के फुल टाइम प्रचारक कहे जाते हैं, रवीश हो, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, अभिसार हो, बरखा हो, बहुत सारे चेहरे हैं आजकल, वो कांग्रेस के फुल टाइम प्रचारक हैं। इन्होंने तो सपने बुनने शुरू कर दिए थे 2024 को लेकर के। अब इनका क्या होगा? नहीं, देखिए ओंकार जी, आप तो हम सब लोगों से ज्यादा वरिष्ठ है, आपका ज्यादा अनुभव है, तो ये आप अच्छे से जानते हैं कि आप सपने देखें, इस पे कोई रोक नहीं है, लेकिन वो सपने सच होने के लिए वो उनका सपनों का यथार्थ में होना जरूरी होता है। ये 2014 के बाद से ये यही कर रहे हैं कि मोदी विरोध में ऊट पटांग सपना देखते हैं और फिर उसी सपने को सच मानने लगते हैं। इनकी सबसे बड़ी बीमारी यही है। 2019 का मैंने निकाल के रखा हुआ वीडियो कि यही लोग, वो जो वाजपेयी है वो बता रहा था कि सीटें आएंगी 165 और नरेंद्र मोदी बनारस में चुनाव हार सकते हैं। मैं बनारसी में था, 8-10 दिन में रहा, तो मैंने जब इसका वीडियो देखा तो मुझको हंसी आई कि मैंने और ये आपको ताजुब होगा कि ये 10-12 दिन ये भी बनारस में था, ये बनारस की गलियों में घूम रहा था। और वहां पे घूमने के बाद तो ये जाहिर सी बात है कि जब ये बायस आपके दिमाग में होगा तो आप सच को नहीं देख पाएंगे। वो आप पहले से मन में एक फोटो बना लेते हैं, तो वो उस बीमारी से आज भी छूट इनको, क्योंकि मोदी नहीं पसंद है तो मोदी हार रहा है ये कह के ही अपने दिल को बहला लेते हैं। ये सच का सामना इनकी करने की इनकी हिम्मत नहीं है और वो इसीलिए बराबर लगातार ये मुंह खा रहे हैं और ये 2024 में फिर मुंह खाएंगे। इनका दूसरे इनको अपने सच को, अपने सपनों को सच झूठ फैलाने के लिए सच के नाम पे इनको एक बढ़िया रकम मिलती है। जैसे आपने कहा कि पाले हुए एक तरह से चाकर है उनके, तो इनका रोटी पानी भी चल रहा है। इनका सिर्फ इतना है, तो इनके एनालिसिस या इनके बयान या जो कुछ जो सपने दिखाते हैं उनका कोई जमीन से लेना देना ही नहीं है। और विपक्ष बिखरा हुआ भी है, भ्रष्टाचार में लिप्त भी है। हाँ, ईडी और सीबीआई जो है वो लगातार इंट्रोगेट कर रही है, नकारात्मकता से भी भरा हुआ है सतीश जी। तो ये जो अगले 4 महीने हैं लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले, मार्च तक के, आपको क्या लगता है क्या करेंगे ये सब लोग? इनका ध्रुवीकरण तेज होगा, इनके हमले तेज होंगे, इनकी बौखलाहट और उभर करके सामने आएगी? हाँ, ये तो अब ये और ज्यादा उजड़ता पे आ जाएंगे, असभ्य हो जाएंगे, अराजक हो जाएंगे, अशालीन हो जाएंगे, अश्लील हो जाएंगे, क्योंकि अब इनके पास कुछ ठोस है नहीं, सकारात्मक कुछ है ही नहीं। तो 2-3 महीने यही करेंगे। लेकिन आपने बहुत महत्वपूर्ण पक्ष की तरफ इंगित किया, उसका मैं तुलना कर दूं कि वो जो ईडी और सीबीआई की कार्रवाई, उसको जिस तरह से ये सब लोग मिलकर पिछले 1.5-2 सालों से कोस रहे हैं, वो भी इनको बहुत भारी पड़ा ओंकार जी, बहुत भारी पड़ा। उसकी वजह है, ये मैं तुलना करता हूं उस नोटबंदी से 2016 की। ये जिस समय नोटबंदी को कोस रहे थे, नरेंद्र मोदी को कोस रहे थे, उस समय जो समाज का मध्यम वर्ग का आदमी था, निम्न मध्यम वर्ग का आदमी था, सबसे गरीब आदमी था, वो इनको कोस रहा था। उसको लग रहा था कि बेईमानों भ्रष्टों को मोदी पकड़ रहा है और ये बेईमानों भ्रष्टों का पक्ष ले रहे हैं। तो वो बड़ा खुश हो रहा था कि चलो बेईमानों भ्रष्टों पर कार्रवाई हो रही है, उनका नुकसान हो रहा है। वही स्थिति ईडी और सीबीआई कार्रवाई को लेकर, जब ईडी कहीं छापा मारती है, सीबीआई कहीं छापा मारती है, तो अखबारों में खबरें होती कि इतने करोड़ पकड़े गए, इतना इतना सोना बरामद हुआ, इतनी संपत्ति बरामद हुई। टेलीविजन पे लोग देखते हैं, आजकल हर आदमी के हाथ में स्मार्टफोन के जरिए हर आदमी के हाथ में टीवी है। तो वो जो मिडिल क्लास देखता है, लोअर मिडिल क्लास देखता है, सबसे निचला तबका देखता है, तो वो देखता है कि ईडी तो पकड़ रही है सैकड़ों करोड़ का सोना, सैकड़ों करोड़ की संपत्ति, सैकड़ों करोड़ रुपए नगद, और ये कह रहे हैं कि ईडी गलत काम कर रही है, सीबीआई गलत काम कर रही है, मोदी गाली दे रहे हैं। तो ये बिना कहे करोड़ों लोगों को अपने विपक्ष में इन्होंने खड़ा कर लिया, करोड़ों लोगों को इन्होंने अपना दुश्मन बना लिया, क्योंकि उस आदमी का, उस भ्रष्टाचारी से कोई लेना देना नहीं होता जो पकड़ा जाता है, जिसके खिलाफ ईडी सीबीआई कार्रवाई कर रही होती है, जिससे करोड़ों रुपए वसूलती है। और उस आदमी के पक्ष में ये प्रधानमंत्री मोदी गाली देने लगते हैं ईडी को, सीबीआई को।
तो मैंने कहा ना, ये अपना एक इन्होंने कल्पना में इन्होंने अपना एक महल तैयार कर रखा है, ये उसी में जीते हैं। ये जमीनी हकीकत से इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। उसी का नतीजा ये भोग रहे। तो वो आपने अच्छी याद दिला दी, ईडी सीबीआई को गाली देना भी इनके लिए बहुत महंगा पड़ा है इन चुनावों में। सतीश जी, 2014 हो, 2019 हो, और इस बीच भी जिन जिन राज्यों में कांग्रेस के साथ कुछ क्षेत्रीय दलों के नेताओं ने गठबंधन किए हैं, वो सब डूबे हैं, उनको कामयाबी नहीं मिली है। चंद्रबाबू नायडू से लेकर के बहुत सारे चेहरे हम गिना सकते हैं, बहुत सारी पार्टियों को भी गिना सकते हैं। अखिलेश यादव का भी क्या हुआ था, वो सीधे टपक करके 47 सीटों पर या 43 सीटों पर आ गए थे, और कांग्रेस भी 28 से 7 पर आ गई थी। तो मेरा कहना ये है कि ये तो अब स्थापित होता जा रहा है कि जो कांग्रेस के साथ रहेगा, खड़ा होगा, उसकी भी नैया डूब सकती है। कांग्रेस के साथ आए हुए विपक्षी दलों की कमजोरी क्या कांग्रेस और राहुल गांधी बन गए हैं? और इसी के से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत क्या है, जिसकी वजह से पब्लिक उनमें पूरी तरीके से एक अटूट आस्था बनाए हुए है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की जो सबसे बड़ी ताकत आपने कहा, तो सबसे बड़ी ताकत है उनकी साख की कि वो जब कोई बात करते हैं, आम आदमी से सीधा संवाद करते हैं। एक तो मेरे ख्याल से इंडियन पॉलिटिक्स में आज की तारीख में नहीं, जब से आजादी मिली उसके बाद से लेकर अभी तक, अगर सबसे बेहतर कम्युनिकेटर कोई आदमी आया है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। जितना बेहतर संवाद वो अपना स्थापित करते हैं आम जनता के साथ अलग अलग माध्यमों से, उतना बेहतर आज तक कोई नहीं कर पाया। मैंने इंदिरा गांधी से तो देखा, उससे पहले कोई हुआ तो मैं नहीं जानता। तो नेहरू को बहुत बेहतर कम्युनिकेटर नहीं कहा जाता, ये तो लिखा पढ़ी में लोगों ने, उनके समय के लोगों ने लिखा है। तो नरेंद्र मोदी सर्वश्रेष्ठ संवाद स्थापित करते हैं, उनसे सीधा संबंध स्थापित कर लेते हैं, और उनके संवाद पर आदमी विश्वास इसलिए करता है कि वो उनके पास एक बड़ी पूंजी है कि देखो, मैंने तुम्हारे लिए ये किया है, मैंने देश के लिए ये किया है, मैंने समाज के लिए ये किया है, मैंने गरीब सबसे निचले तबके के लिए ये किया है। और एक बड़ी पूंजी है, वो कोई एक आध छोटा मोटा उदाहरण उनके पास नहीं है। दूसरी बात, जब देश की बात आती है तो उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी कल ही परसों में 2 दिन पहले वो आपने देखा होगा, वो जो जॉर्जिया मेलोनी की सेल्फी है, तो वो सेल्फी अपने आप में सब कुछ कह रही है। उससे पहले मैं नाम भूल रहा हूँ, देश का छोटा सा देश है जिसके प्रधानमंत्री ने उनके पैर छू लिए नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक रूप से। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कह रहा है, रॉक स्टार है जो बिडेन कह रहे हैं कि मैं आपका ऑटोग्राफ लेना चाहता हूं। तो ये खबरें जब यहाँ का आम हिंदुस्तानी देखता है, तो वो आजादी के बाद ये पहली बार ये इन गौरवशाली क्षणों को देख रहा है। उसको गर्व अनुभव होता है कि देश की क्या स्थिति है। क्योंकि नरेंद्र मोदी हमेशा ये कहते हैं कि मेरा जो सम्मान होता है तो मेरा नहीं होता, क्योंकि मैं भारत ऐसा है, भारत की ये ताकत हो गई है कि मेरा सम्मान होता है। तो वो जो दुनिया में सम्मान बढ़ रहा है, देश का मान सम्मान, उसको यहाँ का आदमी जब देखता है तो उसको अच्छा लगता है कि हाँ, ये तो नरेंद्र मोदी जब अपनी बात कहते हैं लोगों से, तो एक विश्वसनीयता उनकी एक साख है कि हाँ, ये आदमी दमदार है और इस आदमी ने हमारे लिए किया काम की। भाई हम लोगों ने चर्चा की कि इस तरह से काम करने के बाद वो संवाद स्थापित करते हैं कि राहुल गांधी की पूंजी क्या है। आखिर यह आदमी, इसके पास कुछ भी है बताने के लिए कि 2004 से 2014 तक हमारी जो सरकार थी तो हमने आपके लिए ये किया, या देश के लिए ये किया। तो नरेंद्र मोदी पर चाहे जिस पैमाने पर बात कर लीजिए, इकोनॉमी पर बात कर लीजिए, डिफेंस पर बात कर लीजिए, विदेशी कूटनीति की बात कर लीजिए, पाकिस्तान को किस तरह से 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक जो थी, ये उसको भी गाली देते। इनकी इतनी बुद्धि हर गई है, जो तुलसी बाबा को गाली देते हैं। तुलसी बाबा लिख गए कि प्रभु जाको दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर रही। तो ये बिल्कुल उस चौपाई का बिल्कुल सटीक उदाहरण बन गए हैं कि इनकी मत ही हर गई है कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो रहा। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, वहां का पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सदन के अंदर खड़े होकर कह रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी की चीफ की टांगे कांप रही थी, विदेश मंत्री के माथे पे पसीना था, और ये प्रधानमंत्री मोदी गाली दे रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं। तो हिंदुस्तान का आदमी मूर्ख नहीं है, ये वो देखता है। तो ये अपनी साख को लगातार कम करते जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी अपने काम से और अपने संवाद से
अपनी विश्वसनीयता को स्थापित कर रहे हैं, अपनी साख को स्थापित कर रहे हैं। दुनिया उनकी उस साख और विश्वसनीयता का सम्मान करती है, तो बड़ी बात है। तो वो कहीं कोई मेल ही नहीं है, कोई मेल ही नहीं है। और जो अभी ये गठबंधन की बात कर रहे थे, तो बात की बात कि उस गठबंधन के पास एक भी चेहरा ऐसा नहीं है जो नरेंद्र मोदी के घुटने के बराबर जिसका कद हो। कोई नहीं, किसी का उपलब्धि बताए। ममता बनर्जी की बात कर लीजिए, जो सबसे बड़ी समझिए एक तरह से नेता मैं मानता हूं इस गठबंधन में। ममता बनर्जी के पास ऐसी कौन सी उपलब्धि है जो कि बताए कि मैंने बंगाल के लिए ये किया, देश को छोड़ दीजिए, मैंने बंगाल के लिए ये किया। नीतीश कुमार के पास जीरो, कुछ नहीं है। वो हमेशा यही रोना रोते गए, बिहार तो लैंड लॉक है, यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता। अरे कुछ तो करते। तो ना नीतीश कुमार के पास कुछ है, ना ममता के पास कुछ है। अखिलेश यादव का तो एक अलग बैगेज है जिसको ढोना उनको खुद को भारी पड़ रहा है इंडिया। तो ये एक गैंग है कि इकट्ठा हुआ, चलो इकट्ठे मिलकर कोशिश करते हैं कि हराया जाए मोदी को। एक तरह प्रयोग कर रहे हैं ये लोग, और प्रयोग बहुत बुरी तरह असफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी, ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। जी नमस्कार। नमस्कार।